तो अब देखो फिर क्या हुआ, ये जो एटम्स के हम जुड़ने की बात कर रहे हैं ये कैसे जुड़ते हैं। किसी भी एटम के कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, पावर है, उसे कहते हैं वैलेंसी। यानी हर कोई एलिमेंट अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जुड़ता है, वरना उसे कोई जरूरत नहीं है जुड़ने की। अभी हमने जैसे पढ़ा था कि हीलियम, नियोन, आर्गन नोबल गैसेस हैं जो नहीं जुड़ना चाहती किसी के साथ, और अकेले ही उनके एटम्स घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। ये वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको चैप्टर 4 में सिखाऊंगी। अभी बुक में ऑलरेडी एक टेबल में वैलेंसी दी हुई है, हम उसी को इस्तेमाल करते हुए कुछ फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि जब कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उस एलिमेंट पे यानी उस एलिमेंट का जो एटम है उस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और फिर उस एटम को हम कहते हैं एनायन। जैसे क्लोरीन के अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो बन जाएगा Cl नेगेटिव। ऐसे ही अगर कोई एलिमेंट का एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है यानी उसमें से नेगेटिव चार्ज चला जाता है तो वो हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, और ऐसे हम आयन को कहते हैं कैटायन। जैसे सोडियम के अगर एक एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो आयंस बने हैं क्योंकि इनमें अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन भी होगी, फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे, और इस तरह से जब आयंस आपस में जुड़ के कोई कंपाउंड बनता है तो उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इनके जुड़ने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहली बात है कि इनकी वैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या कहते हैं कि जब अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल जुड़ रहे हैं तो हम हमेशा मेटल के सिंबल को पहले लिखेंगे फॉर्मूले में और नॉन मेटल के सिंबल को बाद में, और नाम लिखते हुए भी मेटल के वर्ड को पहले लिखेंगे, नॉन मेटल को बाद में। जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम मेटल है तो पहले लिखा जाएगा, इसका नाम भी पहले लिया जाएगा, और क्लोरीन नॉन मेटल है तो इसको बाद में रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सोडियम है यानी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने वाले का हम पहले लिखेंगे, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने ऊपर एक एक आयन का एग्जाम्पल देखा था, लेकिन कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी होते हैं यानी कई सारे एटम्स जुड़ के भी आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जो आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है उसमें ऑलरेडी वैलेंसी दे रखी है ऊपर चार्ज दिखा के। ठीक है, तो उस टेबल से हम क्या देखते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर उन्होंने Na+ लिखा हुआ है, Na+1। ठीक है, तो Na+ है ऐसे सिंपल, Na पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके ऊपर एक सिंगल चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज है, तो ये जो प्लस चार्ज है यानी इसके ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। और अगर ऑक्सीजन को आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको दिखेगा 2- चार्ज, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो उसकी वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, ये बुक में एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो सोडियम का वैलेंसी हुआ 1, ऑक्सीजन का हुआ 2। तो हमें अगर मान लो सोडियम और ऑक्सीजन से कोई कंपाउंड बनाना है तो पहले तो हम उनके सिंबल लिखेंगे, फिर उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिखेंगे और फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी सोडियम के 2 एटम Na2 ऑक्सीजन के एक एटम के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड बन जाएगा Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। ये ठीक वैसे है जैसे मान लो ऑक्टोपस है उसके 8 हाथ हैं, और ह्यूमन बीइंग है उसके हैं 4, सॉरी उसके हैं 2 हाथ। तो जो एक ऑक्टोपस है वो कितने ह्यूमन बीइंग्स को होल्ड कर सकता है अपने हाथों से? अगर ऐसे हैंडशेक ही करें मान लो तो सभी कितने ह्यूमन बीइंग्स के सारे हाथ पकड़ सकता है एक ऑक्टोपस? ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं, ह्यूमन बीइंग के पास 2 हैं। ठीक है, तो यानी इस तरह से काट देंगे तो 4:1 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो एक ऑक्टोपस है ये 4 ह्यूमन बीइंग्स को होल्ड कर सकता है, तो यानी इसका फॉर्मूला बन जाएगा OH4। एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन बीइंग्स को होल्ड करेगा। वैसे ही वैलेंसी की बात है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज दिया हुआ है +3 टेबल में, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी हुई 3। ऑक्सीजन के ऊपर है -2 यानी इसकी वैलेंसी हुई 2। ठीक है, फिर सिंबल लिखे हमने, वैलेंसी लिखी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3। इस तरह से हम फॉर्मूले बनाते हैं। ऐसे ही पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं, तो जैसे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का हमने फॉर्मूला बनाना है, तो जो हाइड्रोक्साइड होता है OH, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसके ऊपर चार्ज दे रखा है 1। पॉलीएटॉमिक आयन मतलब 2 एटम्स है ना इसमें, इसलिए इसको पॉलीएटॉमिक आयन बोल रहे हैं। तो इस इन दोनों के ऊपर मिला जुला के एक सिंगल चार्ज होता है। ठीक है, तो
मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, OH की है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा MgOH। अब OH डबल है, यानी ये पॉलीएटॉमिक आयन के 2 सेट लगेंगे एक मैग्नीशियम को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हम जो OH यानी पॉलीएटॉमिक आयन के पास यहाँ पे कोई नंबर आता है 2, 3, 4 करके, तो पहले पॉलीएटॉमिक आयन पे ब्रैकेट लगाएंगे और फिर उस नंबर को लिखेंगे। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट ना लगाओ तो क्या लिखोगे आप MgOH2, यानी यहाँ पे खाली H के साथ 2 लगेगा, जिसका मतलब होगा कि बस हाइड्रोजन के हैं 2 एटम, ऑक्सीजन का तो एक ही है। फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्मूला ही बदल जाएगा इसका, है ना। अब ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बनाना है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, OH की भी 1 होती है, अभी हमने देखा था, टेबल में दे रखा है। तो सिंबल लिखिए, इनकी वैलेंसी लिखी, क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो NaOH 1 1 है, तो 1 1 ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड है कि ये 1 1 एटम्स या पॉलीएटॉमिक आयंस ही है, ठीक है। अब ऐसे अगर हमें कोई एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने को कहता है तो हम उसी टेबल में से एल्यूमिनियम के ऊपर देखेंगे कितना चार्ज है, +3 है। सल्फेट जो पॉलीएटॉमिक आयन है इसके ऊपर देखेंगे -2 है, ठीक है। तो ये +3 -2 प्लस जिसके ऊपर चार्ज है, देखो उसको हम पहले ही लिख रहे हैं, नाम में भी और सिंबल्स में भी और फॉर्मूला में भी, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे और फिर इनकी वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Al2 और SO4 3, लेकिन क्योंकि SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, क्योंकि इसमें 5 एटम्स जुड़ के एक आयन बना हुआ है, तो इसका जब ज़्यादा नंबर आ रहा है तो ब्रैकेट लगा के फिर उसके बाहर हम 3 दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। इस तरह से हम फॉर्मूले बनाते हैं। अब हमने फॉर्मूले बनाने सीख लिए हैं, तो अब हम मोलिकुलर मास को भी सीख लेते हैं। मोलिकुलर मास ये आपको क्या कहता है? मोलिकुलर मास यानी मोलिक्यूल का मास, ठीक है। जो मोलिकुलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या होता है? is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance। यानी जितने भी एटम्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उन सब एटम्स का मास जुड़ के हो जाएगा उस मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, एग्जाम्पल 3.1, उसमें क्या कहते हैं कि जो रिलेटिव मोलिकुलर मास है वाटर का, वो आपको निकालना है। तो बुक में टेबल दी हुई है जिसमें एटॉमिक मास दे रखा है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, और वाटर में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 यूनिट, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 यूनिट, ठीक है। अब हमें निकालना है रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, यानी इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब का मास हमें प्लस करना होगा। अब देखो, वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो 2 लिखा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 यूनिट, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, यानी 18 यूनिट। अब ये वाटर का रिलेटिव मोलिकुलर मास आ गया है 18 यूनिट। ऐसे ही हम अगला किसी कोई भी हमें कंपाउंड दे रखा है, उसका हम निकालते हैं मोलिकुलर मास। रिलेटिव मोलिकुलर मास को हो, मोलिकुलर मास को हो या फॉर्मूला यूनिट मास को हो, निकालने का, कैलकुलेट करने का तरीका सेम है, बस नाम आगे अलग हो जाते हैं सब्सटेंस के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड बना हुआ है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूनिट मास वर्डिंग यूज़ करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल मोलिकुलर मास या रिलेटिव मोलिकुलर मास कह देते हैं। आपको इन वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल लॉजिक समझना है कि जो भी एटम्स हैं उन सबके मास को प्लस कर दो भाई, ठीक है। अब HNO3 में हाइड्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का मास भी 1 यूनिट होता है, तो 1 × 1 1 आ गया। नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 यूनिट, तो 14 1 14 आ गया। ऑक्सीजन के 3 एटम और इसका एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है। अब इस इक्वेशन में देखो, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, एडिशन हम बाद में करेंगे। तो 16 3 ज़ा 48, 14 का 14, 1 का 1। अब कर दो सबको ऐड, 14 + 1 15 + 48 यानी 63 यूनिट। तो HNO3 का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास रहेगा 63 यूनिट। ऐसे ही अब NaCl का अगर आपको निकालना है फॉर्मूला यूनिट मास, तो ये आप कैसे निकालेंगे? सोडियम का मास लिखो, उसके जितने एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई करो, प्लस क्लोरीन का मास लिखो, जितने उसके एटम दे रखे हैं इसमें उससे मल्टीप्लाई करो। सोडियम और क्लोरीन दोनों का ही एक एक एटम है, कोई यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए 1 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, उतना का उतना रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो 23 1 सा 23 और ये एज इट इज़ 23 + 35.5 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 58.5 यूनिट। किसका मास? NaCl का।
ऐसे ही आप CaCl2 का भी निकाल सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का। अब कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो दे रखा है आपको 40 यूनिट और क्लोरीन का 35.5। लेकिन क्लोरीन के क्योंकि यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है, यानी क्लोरीन के तो 2 एटम हैं, इसलिए क्लोरीन वाले मास को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 35 2 सा होता है 70 और हाफ का डबल होता है 1। ठीक है, यानी 35.5 का डबल कितना हो गया 71 और ये 40 एज इट इज, 40 + 71 यानी 111 यूनिट मास इसका आ जाएगा। अब इसी तरह से आप बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास भी निकाल सकते हैं। जैसे H2 गैस जो है उसका अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो पहले एटॉमिक मास लिखो हाइड्रोजन का जो कि होता है 1 यूनिट, फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 2 एटम है तो 2 1 × 1 यानी 2 1 ज़ा 2 यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही O2 जिसमें हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है तो पहले एटॉमिक मास लिखो ऑक्सीजन का 16 यूनिट। ये एटॉमिक मास ऑलरेडी बुक में एक टेबल में दे रखे हैं। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको O2 का, तो जो एटॉमिक मास है उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ एटम कितने, O2 मतलब 2, 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 32 यूनिट। ऐसे ही आप क्लोरीन का निकाल लेंगे। ठीक है, क्लोरीन के एटॉमिक मास को Cl2 यानी 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 71 यूनिट आ जाएगा। CO2 का भी ऐसे निकाल लेंगे। CO2 में कार्बन है 12 यूनिट इसका एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट। अब क्योंकि कार्बन का एक ही एटम है तो 12 को आप सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन के हैं यहाँ पे 2 एटम, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16 यूनिट, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर आप क्या पाएंगे, 12 1 ज़ा 12 और 16 2 ज़ा 32, यानी दोनों को प्लस करोगे तो 44 हो जाएगा। ऐसे आप CH4 का निकाल लेंगे। कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 यूनिट और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 यूनिट। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे CH4 में एक कार्बन है तो 12 को तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, पर हाइड्रोजन है 4, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी 1 यूनिट का 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 यूनिट है तो 4 एटम का कितना होगा, 4 यूनिट होगा, है कि नहीं। तो फिर 12 + 4 यानी 16 यूनिट हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे हम किसी और का भी निकाल सकते हैं, C2H6 का निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास कार्बन का लिखा, हाइड्रोजन का लिखा, और क्योंकि इसमें कार्बन के 2 एटम हैं तो कार्बन के मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन के 6 हैं तो हाइड्रोजन के मास को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सिंपल ऐड कर दिया तो मास आ गया आपका 32 यूनिट। इस तरह से आप बहुत सारे जो कोई भी आपको दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स उन सब के आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय डूइंग प्रैक्टिस यू कैन डू इट।